चलिए मेरे प्यार प्यार छात्र, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं फिजिक्स मॉडल, यानी कि फिजिक्स मॉडल क्वेश्चन बैंक का जो प्रश्न आता है। न्यू वायरल वीडियो जो आप सभी छात्र के लिए बीच लेके आई हूँ। मेरे प्यार प्यार छात्र, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यार प्यार छात्र, आप लोग देर किस बात की करते हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग जरूर आए मेरे प्यार छात्र, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्यार और सपोर्ट बनाए रखें मेरे प्यार छात्र, क्योंकि प्यार और सपोर्ट से मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियो लेकर आएंगे। तो मेरे प्यार प्यार छात्र, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा। और मैं बता दूं मेरे प्यार छात्र कि अगर आप लोग को कोई भी वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम आप लोग को उस प्रश्न का वीडियो देकर बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है, चलिए हम जानते हैं। प्रश्न नंबर 1 में कहता है कि किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है। किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है, ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मेरे प्यार छात्र। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50 का आंसर देना है। तो प्रश्न कर रहा है कि किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है, तो रेडियो तरंग। ऑप्शन नंबर ए लगाना है, रेडियो तरंग। नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट आता है आपका दूसरा में कहता है कि इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है मेरे प्यारे छात्र। प्रश्न कर रहा है कि इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। न्यूनतम मतलब क्या होता है, निम्न मतलब छोटा, मतलब इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा है। तो 2 का आंसर हो जाएगा वाय किरणें, मतलब वाय किरणें सबसे छोटा किरणें है। क्या है, सबसे छोटा किरणें, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरा में कह रहा है कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास क्या होती है। प्रश्न कर रहा है मेरे प्यारे छात्र कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास क्या होती है। सभी मेरे प्यारे छात्र देखना है 3 में माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास क्या होती है। तो वो होता है 3 × 10⁻11 - 3 × 10⁻18। क्या कह रहा है कि 3 × 10⁻11 - 3 × 10⁻18। चलिए 3 का लगाना है ऑप्शन नंबर डी में। प्रश्न कर रहा है कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास है 3 × 10⁻11 - 3 × 10⁻18, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका 4 नंबर में। 4 में कहता है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य परास मीटर में होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य परास मीटर में होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि लाल रंग की तरंग परास दैर्घ्य की मीटर में होता है। 4 का कह रहा है कि 6.2 × 10 - 7 - 7.5 × 10 - 7। देखिए ये दोनों बराबर है, बस यहाँ पर है 6.2, यहाँ पर है 7.5। तो इसको याद रखना है मेरे प्यारे छात्र कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य परास मीटर में होता है। तो मीटर में होता है 6.2 × 10 - 7, उसके बाद -7.5 × 10 - 7, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 5 का। 5 में कहता है कि हरा रंग के तरंगदैर्घ्य परास मीटर में होता है। हरा रंग का तरंगदैर्घ्य परास मीटर में होता है। सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा 5 का तो 5 - 10, 5 × 10 - 7 -5.7 × 10 - 7। ये देखिए ये दोनों बराबर है, और उसके बाद यहाँ पर है 5 गुना, यहाँ पर है 5.7। तो प्रश्न कर रहा है कि हरा रंग का तरंगदैर्घ्य परास मीटर में होता है। तो 5 × 10 - 7 -5.7 × 10 - 7, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 6 में कहता है कि विद्युत चुंबक तत्व के नियम अनुसार प्रकाश के निर्वात में चाल सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में होगी। प्रश्न कर रहा है कि विद्युत चुंबक तत्व के नियम अनुसार प्रकाश के निर्वात में चाल सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में होती है। चाल सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में होती है। 6 का कह रहा है, 6 का आंसर होगा समान। क्या हो जाएगा 6 का, समान। ये समान होता है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, समान। चलिए अगला देखेंगे 7 में कहता है कि मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है। इनमें मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित करता है कि मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है। इनमें मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित करता है। मैक्सवेल नियम एम्पियर में संबंधित करता है। तो ये होगा इसका आंसर कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल धारा से, चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तन की दर को कुल धारा से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 8 का कि विस्थापन धारा की मात्रा क्या होता है। विस्थापन धारा की मात्रा क्या होता है, 8 का देखेंगे एम्पियर में होता है। क्या होता है, विस्थापन धारा की मात्रा होता है एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए 9 में कह रहा है कि प्रयोगशालाओं को बैक्टीरिया से मुक्त कराने की उपयोग की जाती है, कि प्रयोगशालाओं की बैक्टीरिया से मुक्त कराने की उपयोग की जाती है। 9 में कह रहा है कि प्रयोगशालाओं की बैक्टीरिया से मुक्त कराने की उपयोग की जाती है। 9 का देखेंगे और 9 में कह रहा है कि अल्ट्रावायलेट किरणें, मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें जो है वो प्रयोगशाला में बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, अल्ट्रावायलेट किरणें। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 में कि विद्युत चुंबकीय तरंग में एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर होता है, कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर होता है। मेरे प्यारे छात्र प्रश्न कर रहा है, कहता है कि ना इधर की बात सुन ना उधर की बात सुन, ना इधर की बात सुन ना उधर की बात सुन, बस तुम्हारे दिल और दिमाग जो कहते हैं उसी का बात सुन। मतलब तुम्हारा दिल और दिमाग जो कहता है मेरे प्यारे छात्र उसका ही बात हमें सुनना है, ना इधर का ना उधर का। तो प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर क्या होता है? कालांतर होता है 0। मतलब इसके दोनों के बीच का कालांतर, मतलब ये दोनों के बीच में क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए लगाना है, बराबर में 0। चलिए 11 के कि अवरक्त किरणें इन क्षेत्रों के मध्य स्थित है, अवरक्त किरणें इन क्षेत्रों के मध्य स्थित है। मेरे प्यार से देखना है, प्रश्न करा है कि अवरक्त किरणें इन क्षेत्रों के मध्य स्थित है, इसके बराबर में स्थित है। तो ये हो जाएगा सूक्ष्म तरंगों एवं दृश्य प्रकाश के बीच, सूक्ष्म तरंग एवं दृश्य प्रकाश के बीच। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 12 का। 12 में कहता है कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है? निम्न में से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है? प्रश्न करा मेरे प्यारे छात्र कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है? 12 का देखना है और 12 में कह रहा है गामा किरणें, मतलब गामा किरणें जो होता है न्यूनतम मतलब छोटा लंबाई का होता है, गामा किरणें छोटा लंबाई का होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13 का कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व U होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व U होता है। मेरे प्यारे छात्र देखना है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व U होता है। तो चलिए हम जानते हैं इसका होता है UUE2। क्या होगा? UUE2। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, UUE2। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, UUE2। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 में। 14 में कहता है 14 में कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत ऊर्जा VE तथा चुंबकीय ऊर्जा UB हो तो डैश होता है, कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत ऊर्जा VE तथा चुंबकीय ऊर्जा UB हो तो क्या होता है? प्रश्न कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत ऊर्जा VE तथा चुंबकीय ऊर्जा UB हो तो क्या होता है? 14 का कह रहा है तो UE बराबर UB होता है। क्या होगा? UB बराबर UE बराबर UB। यहाँ पर है VE तो उसको U में बदल दिया, UE बराबर UB। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 15 में। 15 में कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संरचना की दिशा क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग के संरचना की दिशा क्या है? चलिए हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संरचना की दिशा क्या है। तो द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर के समांतर होता है। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संरचना की दिशा होती है द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर के लिए समांतर, मतलब 100 सेंटीमीटर का जो दूरी होता है उसके समांतर, मतलब एक दूसरे के बराबर में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 का। 16 में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात B/E का मात्रक होता है, कि चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात B/E का मात्रक होता है। 16 का देखना है प्यारे छात्र, प्रश्न कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात B/E का मात्रक होता है। 16 का देखना है और 16 में आपका आंसर कर रहा है SM-1, SM-1। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, SM-1। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे 17 का। 17 में कहता है कि नामांकित में किसे महत्तम वेधन क्षमता है? नामांकित में किसे महत्तम वेधन क्षमता है? प्रश्न कर रहा है कि नामांकित में किसे महत्तम वेधन क्षमता है। 17 का देखेंगे और 17 में आपका आंसर हो जाएगा वाय किरणें। क्या हो जाएगा? वाय किरणें। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, वाय किरणें। चलिए अगला देख लेंगे 18 का। 18 में कहता है कि निर्वात में संरचित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित समीकरणों से व्यक्त किया जाता है और E बराबर EO साइन WT माइनस KX प्रश्नवाचक B बराबर BO साइन WT माइनस KX तब डैश होता है। देखिए ये हिसाब है मेरे प्यारे छात्र, ये आप लोग को
एग्जाम में पूछ सकता है। प्रश्न करा कि निर्वात में संचरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित समीकरण, मतलब निर्वात में जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का होता है वो समीकरण से व्यक्त किया जाता है। मतलब निर्वात में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को समीकरण से हम व्यक्त करते हैं और वो समीकरण है E बराबर EO इंटू साइन WT माइनस KX, प्रश्नवाचक B बराबर BO साइन WT माइनस KX तब डैश होता है। इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग कॉपी में नोट करिए, ये अगर एग्जाम में पूछेगा तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 18 का आप लोग का आंसर हो जाएगा ये EO के क्या हो जाएगा EO के बराबर BOW, क्या होगा EO के बराबर BOW, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 19 का कि एक्सरे की आवृत्ति परास कौन सही है। एक्सरे की आवृत्ति परास कौन सा सही है, तो एक्सरे की आवृत्ति परास होता है ये 3 गुना 10 पर 18 माइनस 3 गुना 10 पर 16, क्या होगा 3 गुना 10 पर 18 माइनस 3 गुना 10 पर 16, ऑप्शन नंबर बी, ये एक्स किरणें की परास है और ये सही परास है। चलिए अगला देख लेंगे 20 का। 20 में कहता है कि रेडियो तरंग की आवृत्ति परास क्या है। देखिए एक्स किरणें था, अब यहाँ पर रेडियो तरंग है, तो रेडियो तरंग की आवृत्ति हो जाएगा 3 गुना 10 माइनस 10 पर 8 माइनस 3 गुना 10 पर 18, 3 गुना 10 पर 8 माइनस 3 गुना 10 पर 18, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 21 में कहता है कि ऐसी रेडियो तरंग जिनकी आवृत्ति टेलीविजन सिग्नल से ज़्यादा होती है क्या कही जाती है। देखिए अगर एग्जाम में पूछे कि ऐसी रेडियो तरंग जिनकी आवृत्ति टेलीविजन सिग्नल से ज़्यादा होती है क्या कही जाती है। टेलीविजन सिग्नल से ज़्यादा होता है उसे क्या कहते हैं, ऐसी रेडियो तरंग को। तो चलिए हम जानते हैं इसे हम क्या कहते हैं, तो एक्सरे कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सरे। मतलब एक्सरे ऐसा टेलीविजन सिग्नल है जो रेडियो तरंग ऐसी क्या कहते हैं, ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति मतलब ऐसी तरंगे हैं जो टेलीविजन सिग्नल से ज़्यादा होती है, उसे हम कहते हैं एक्सरे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 22 में कि बहुमूल्य नंगों पत्थरों की पहचान में कौन सहायक होती है। बहुमूल्य नंगे पत्थरों, बहुमूल्य नंगों पत्थरों की पहचान में कौन सहायक होता है, क्या कहते हैं, भूगोल का बुक है उसमें आप देखिएगा कई अनमोल चित्र हैं, बहुत सी पुरानी चित्र हैं जो हमें नहीं पता है, सदियों की पुराने चित्र है, तो वही इसमें लिखा है कि बहुमूल्य नंगों पत्थरों की पहचान में कौन सहायक होती है। नंगों पत्थरों की पहचान में कौन सहायक होती है, तो एक्सरे। मतलब एक्सरे ऐसा चीज़ है जो पत्थर पे किसी भी तरह का चित्र रहेगा उसे यह बता देगा ये कौन सी चीज़ का चित्र है, एक्सरे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो इसमें कि गामा किरणें की आवृत्ति परास हर्ट्ज में होता है। अब देखिए कह रहा है कि गामा किरणें की आवृत्ति परास हर्ट्ज में होता है। चलिए मेरे प्यारे छात्र कि गामा किरणें की आवृत्ति परास किस में होती है, तो वो होती है 3 गुना 10 माइनस 21 माइनस 3 गुना 10 18, 3 गुना 10 माइनस 10 बटे 21, 3 माइनस गुना 10 बटे 18। देखिए प्रश्न कर रहा है कि गामा किरणें का आवृत्ति परास हर्ट्ज में होता है, तो 3 गुना 10 21 माइनस 3 गुना 10 18, 3 गुना 10 21 माइनस 3 गुना 10 18, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 24 का। 24 में कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति इनमें किसके द्वारा होती है, कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति इनमें से किसके द्वारा, मतलब विद्युत का जो चुंबकीय तरंग है उसकी उत्पत्ति किससे होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग किसके द्वारा होता है, वो होता है एक त्वरित आवेश। मतलब एक त्वरित आवेश जो होता है ना वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, उसी के द्वारा त्वरित आवेश के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन नंबर ए त्वरित आवेश। लास्ट और आखिरी देखेंगे हम 25 का। चलिए 25 में कहता है कि एक विमा का सूत्र विमा सूत्र होता है, एक विमा का सूत्र विमा सूत्र होता है तो L2T-2, L2T-2, ऑप्शन नंबर ये विमा सूत्र है L2T-2, ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे छात्र आप लोग अगर इस वीडियो को अच्छा लगता है, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, आप लोग हमें कमेंट करके शेयर जरूर करें। मेरे प्यारे छात्र ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल था जो कि हम आप लोग के लिए लेके आए हैं। मेरे प्यारे छात्र आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करें मेरे प्यारे छात्र, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।